ईरान अभी भी बना सकता है 10 परमाणु बम। फेल हो गई ईरान की सब्र की रणनीति। बाइबल के नाम पर किया जा रहा माइंड वॉश। हॉर्मुज स्ट्रेट के बाद अब बंद होगी स्वेज नहर। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरान का अटैक। पाकिस्तान ने 3 आतंकियों को बनाया शांति दूत। यूएस की ट्रेड डील से बांग्लादेश को करोड़ों की चपत। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर विस्तार से। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर दुनिया में फिर से चिंता बढ़ती नजर आ रही है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रोसी ने कहा है कि ईरान अभी भी परमाणु बम बनाने की क्षमता रख सकता है। उनके अनुसार ईरान का काफी संवर्धित यूरेनियम इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर के पास जमीन के नीचे बनी सुरंगों में रखा गया था और संभव है कि ये सामग्री अब भी वहीं मौजूद हो। एजेंसी के अनुमान के अनुसार पिछले साल युद्ध शुरू होने से पहले ईरान के पास लगभग 440 किलोग्राम 60% संवर्धित यूरेनियम था। अगर इसे और ज्यादा शुद्ध किया जाए तो इससे करीब 10 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। ग्रोसी के अनुसार इस्फहान में आखिरी निरीक्षण के समय लगभग 200 किलोग्राम यूरेनियम मौजूद था। ईरान के प्रमुख परमाणु केंद्रों में नंताज न्यूक्लियर फैसिलिटी और फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट भी शामिल है। 2025 में अमेरिका और इजराइल ने इन टुकड़ों पर बड़े हमले किए थे, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। हमलों के बाद से ईरान ने IAEA को अपने परमाणु भंडार की पूरी जानकारी नहीं दी है और कुछ परमाणु स्थानों का निरीक्षण करने की अनुमति भी नहीं दी। इसी बीच खबरें हैं कि अमेरिका ईरान के अंडरग्राउंड ढांचों में मौजूद परमाणु सामग्री को कब्जे में लेने या नष्ट करने के लिए गुप्त मिशन पर विचार कर रहा है। अगर ये भंडार सुरक्षित है तो ये वैश्विक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। तो वहीं आपको बता दें कि 2015 में ईरान और विश्व शक्तियों के बीच एक परमाणु समझौता हुआ था, जिसे JCPOA कहा जाता है। इसका मकसद ये था कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित रखे और बदले में उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध कम किए जाए। लेकिन 2018 में अमेरिका की ट्रंप सरकार इस समझौते से बाहर हो गई और ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। इसके बाद ईरान ने तुरंत जवाबी कार्रवाई करने के बजाय स्ट्रेटेजिक पेशेंस यानी कि रणनीतिक धैर्य की नीति अपनाई। ईरान को उम्मीद थी कि समय के साथ अमेरिका समझेगा कि टकराव उनके हित में नहीं है और बातचीत फिर से शुरू होगी। करीब 1 साल तक ईरान ने समझौते की शर्तों का पालन भी किया, लेकिन जब यूरोपीय देश उसे आर्थिक राहत नहीं दिला पाए तो उसने धीरे धीरे अपने परमाणु कार्यक्रम को बढ़ाना शुरू कर दिया। इस दौरान ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट बढ़ाया और परमाणु गतिविधियों में धीरे धीरे विस्तार किया। 2020 में प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह की हत्या के बाद ईरान की संसद ने परमाणु कार्यक्रम को और तेज करने का कानून भी पास किया। ईरान को लगता था कि बदलती वैश्विक राजनीति, चीन और रूस के बढ़ते प्रभाव और खाड़ी देशों से बेहतर रिश्तों के कारण भविष्य में बातचीत का रास्ता खुलेगा। लेकिन अमेरिका इजराइल के हमलों के बाद ईरान की ये सोच कमजोर पड़ गई। अब ईरानी नेतृत्व ये मानने लगा है कि भविष्य में अपनी सुरक्षा के लिए मजबूत सैन्य और परमाणु क्षमता बनाना जरूरी हो सकता है। अमेरिका में करीब 30 डेमोक्रेट सांसदों ने आरोप लगाया है कि ईरान के खिलाफ चल रहे युद्ध को कुछ सैनिकों के सामने धार्मिक भविष्यवाणी से जोड़कर पेश किया जा रहा है। उनका कहना है कि कुछ सैन्य अधिकारियों ने सैनिकों से कहा कि ये युद्ध बाइबल में बताए गए आर्मगेडन यानी कि अंतिम धार्मिक युद्ध से जुड़ा हो सकता है और इससे यीशु मसीह की वापसी का रास्ता बनेगा। सांसदों का मानना है कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये बेहद गंभीर मामला है। इस मुद्दे की जांच की मांग करते हुए सांसदों ने अमेरिकी रक्षा विभाग के इंस्पेक्टर जनरल को पत्र लिखा है। ये पत्र न्यूज वेबसाइट military.com के पास भी पहुंचा है। इस पर मिशिगन के सांसद रशीदा तलेब, मिनेसोटा की इल्हान ओमर, वॉशिंगटन राज्य की प्रमिला जयपाल और अमेरिका की पूर्व हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी समेत कई नेताओं के हस्ताक्षर हैं। सांसदों का कहना है कि अमेरिकी सेना को धार्मिक रूप से तटस्थ रहना चाहिए, लेकिन अगर युद्ध को धार्मिक विचार से जोड़कर समझाया जा रहा है तो ये संविधान और सेना के नियमों का उल्लंघन हो सकता है। इस विवाद में अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ का नाम भी चर्चा में है। उनके कुछ धार्मिक प्रतीकों वाले टैटू पहले भी विवाद का कारण बन चुके हैं। वहीं एक संगठन MRFF का दावा है कि उसे अलग अलग सैन्य शाखाओं के सैनिकों से 200 से ज्यादा शिकायतें मिली हैं, जिनमें ऐसे धार्मिक संदेश दिए जाने की बात कही गई है। वहीं मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध के बीच अब स्वेज नहर को लेकर भी खतरा बढ़ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अपने सहयोगी हूती विद्रोहियों को सक्रिय कर दिया है। हूती विद्रोहियों ने चेतावनी दे दी है
कि वे लाल सागर में रॉकेट हमले कर सकते हैं, जिससे स्वेज नहर की जहाजरानी बाधित हो सकती है। स्वेज नहर यूरोप और मिडल ईस्ट के बीच व्यापार का बहुत अहम रास्ता है। दुनिया के लगभग 12% व्यापार इसी नहर से होकर गुजरते हैं। इस रास्ते से तेल, कपड़े, मशीनें और इलेक्ट्रॉनिक सामान बड़ी मात्रा में भेजे जाते हैं। अगर स्वेज नहर बंद होती है तो जहाज़ों को अफ्रीका के लंबे रास्ते से जाना पड़ेगा, जिससे दूरी करीब 7000 किलोमीटर बढ़ जाएगी। इसका असर भारत, चीन, जापान और यूरोप के कई देशों पर पड़ सकता है। पहले ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव के कारण तेल सप्लाई प्रभावित है। ऐसे में स्वेज नहर पर खतरा बढ़ना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चिंता माना जा रहा है। बुधवार को दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ड्रोन हमला हुआ, जिसमें एक भारतीय समेत 4 लोग घायल हो गए। दुबई अधिकारियों के मुताबिक एयरपोर्ट के पास 2 ड्रोन गिरे, जिससे 2 घाना के नागरिक, एक बांग्लादेशी और एक भारतीय को मामूली चोटें आई। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है। हमले के बावजूद एयरपोर्ट पर उड़ानें जारी हैं। हालांकि कई फ्लाइट्स में 60 से 90 मिनट की देरी हो रही है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि एयरलाइन से पुष्टि के बाद ही एयरपोर्ट पहुंचे। इससे पहले 1 मार्च को भी एयरपोर्ट के पास एक हिस्से पर ड्रोन हमला हुआ था, जिसमें 4 कर्मचारी घायल हुए थे। ईरान से जुड़े हमलों के कारण 28 फरवरी से अब तक मिडल ईस्ट के 7 बड़े एयरपोर्ट पर 40,000 से ज़्यादा फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं और लगभग 51,000 से ज़्यादा उड़ानें प्रभावित हुई हैं। वहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को रोकने के लिए अब पाकिस्तान ने 3 लोगों को काबुल भेजा है। इनके नाम फजलुर रहमान खलील, अब्दुल्ला शाह मजहर और कारी साजिद उस्मान बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन लोगों के तालिबान से पुराने संबंध हैं, इसीलिए इन्हें बातचीत के लिए भेजा गया है। हालांकि पाकिस्तान सरकार आधिकारिक तौर पर इन्हें धार्मिक नेता बता रही है। फजलुर रहमान खलील पहले हरकत उल मुजाहिदीन से जुड़ा रहा है और उसको तालिबान से संपर्क बताया जाता है। अब्दुल्ला शाह मजहर को जैश ए मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर का करीबी माना जाता है। वहीं कारी साजिद उस्मान के भी तालिबान से पुराने रिश्ते बताए जाते हैं और देखा जाए तो इन तीनों को ही आतंकवादी बताया जाता है। पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान नेता ऐसा फतवा जारी करे जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों पर रोक की बात हो, लेकिन तालिबान ने इसे पाकिस्तान का आंतरिक मामला बताते हुए खारिज कर दिया है। वहीं बांग्लादेश में नई चुनी हुई सरकार बनने के बाद ही एक बड़ा आर्थिक मुद्दा सामने आ गया है। एक थिंक टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी डायलॉग के अनुसार अमेरिका के साथ हुए रेसिप्रोकल ट्रेड समझौते से बांग्लादेश को हर साल करीब 1327 करोड़ टका के इंपोर्ट टैक्स का नुकसान हो सकता है। इस समझौते के तहत बांग्लादेश को 6700 से ज़्यादा अमेरिकी उत्पादों को टैरिफ में छूट देनी होगी। इनमें से करीब 4500 उत्पादों को तुरंत ड्यूटी फ्री एक्सेस देना होगा, जबकि बाकी उत्पादों को आने वाले 5 से 10 सालों में छूट दी जाएगी। सीपीडी का कहना है कि इस डील से सरकार की आय कम हो सकती है और देश के बजट पर दबाव पड़ सकता है। इसीलिए नई सरकार को इस समझौते की दोबारा समीक्षा करनी चाहिए। कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि समझौते के कई नियम अमेरिका के पक्ष में हैं और इसका बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर लंबे समय तक असर पड़ सकता है। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।